हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया था। हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में 5 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 6 टॉपिक है। जो शुरू के हमारे 5 टॉपिक थे उसमें फर्स्ट टॉपिक था ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल, सेकेंड था ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल, थर्ड था ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। शुरू के 3 जो थे वो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए थे। देन फोर्थ से हमारा स्टार्ट हुआ था इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। तो फोर्थ टॉपिक था ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। फिफ्थ टॉपिक था ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल। और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ROC है, मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये सिर्फ आपका न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थियोरेटिकल में भी ROC पूछ लिया जाता है। लेकिन जो वेटेज है वो ज़्यादातर Z ट्रांसफॉर्म में न्यूमेरिकल का ही रहता है। बट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वेटेज ROC का की थ्योरी का भी। इसीलिए हम ROC के जो 6 टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट उन्हें डीपली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टू साइडेड की बात कर रहे हैं तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जिसमें हम n ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, xn ले रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पर। यहाँ पे 0 पे भी कोई सिग्नल है, 1 पे भी कोई सिग्नल है, 2 पर भी है वैल्यू, 3 पर भी है। इसी तरीके से -1 पे भी वैल्यू है, -2 पे भी कोई वैल्यू है, -3 पर भी कोई वैल्यू है। मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ्ट साइड में भी हैं और राइट साइड में भी हैं। और ये जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक सिग्नल जाएगा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? फॉर नॉन कॉजल सिग्नल के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्राफ में जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पर भी प्रेजेंट हैं, -1, -2, -3 एंड अप टू -∞ तक। इसी तरीके से वैल्यू हमारी प्लस साइड पॉजिटिव साइड पर भी प्रेजेंट है, +1 से लेकर के 2, 3 एंड अप टू +∞ तक। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर नॉन कॉजल सिग्नल। अब इसमें आगे डिस्कस कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं। इसमें जस्ट नॉन कॉजल बताना था और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब यहाँ पे हम xn की जो वैल्यू है वो रख रहे हैं। सपोज xn की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं R1 की पावर n un जो है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज। देन प्लस R2 की पावर n u ऑफ -n। ये हमने जाहिर सी बात है टू साइडेड सिग्नल है तो un हमने पॉजिटिव साइड लिया और u ऑफ -n हमने नेगेटिव साइड लिया। हमने दोनों ही वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, अब हमें इसका Z ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो वी कैन से दैट Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn वो क्या होगा हमारा xz। सो वी कैन राइट xz का फॉर्मूला जो होता है वो हम लिख देते हैं xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞ xn z -n। अब xn की जो वैल्यू है वो यहाँ हम लिख देते हैं, वो जाएगी n इज इक्वल टू -∞ टू +∞। xn है हमारा R1n un प्लस R2 n u ऑफ -n और पूरे का ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर z की पावर -n। ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या हमने डिस्कस करा, ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी क्योंकि टू साइडेड सिग्नल है तो हमने un लिया और u ऑफ -n लिया। तो xn हो गया हमारे पास, xn इज इक्वल टू R1 की पावर n un प्लस R2 की पावर n u ऑफ -n। हमने इसका Z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn निकाला, जिसके लिए हमें फॉर्मूला पता है वो होता है xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞ xn z -n। अब यहाँ पे समेशन हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने xn की वैल्यू लिख दी और उसके बाहर जो कि ये वैल्यू थी उसके बाहर हमने z की पावर -n लिख दिया। अब इसमें हम आगे लिख सकते हैं इसे इस तरह से, इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞,
R1, पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा ये R1 की पावर, पहले ये वाला पार्ट यहाँ रख लेते हैं, तो R2 की पावर n z की पावर माइनस n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी R1 की पावर n z की पावर माइनस n। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है। तो पहले हमने ये जो नेगेटिव साइड थी वो पहले लिख लिया, हो गया n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 R2 की पावर n z की पावर माइनस n, z की पावर माइनस n यहाँ आ गया, प्लस समेशन दिस। यहाँ पे हमें ये समझना है कि u ऑफ n जो वैल्यूज़ होती थी वो हमारी इस तरफ वैल्यू रहती है, ठीक है, और u ऑफ माइनस n की जो वैल्यूज़ रहती हैं वो हमारी इस तरफ रहती हैं। तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारा 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक की वैल्यू है यहाँ पे, और राइट साइड में हमारे पास 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ है। ये तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इस पार्ट में देख लेते हैं, अब ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर देते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है, बस इसे रहने देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रेक करा है यहाँ पर इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 R2 की पावर n z माइनस n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी R1 की पावर n z माइनस n। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दिस फॉर्मूला, समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी c की पावर n, उसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस c। ये फॉर्मूला हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यही फॉर्मूले का दोनों में यूज़ करना है और वैल्यू देखनी है क्या आ रही है। तो हम कह सकते हैं, और इसमें जो c की वैल्यू है, मॉड ऑफ c की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये हमने लिख दिया, ये आ गया R2 माइनस 1 z की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी R1 z इनवर्स, और ये हमने रख दिया वैल्यू n। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनमें हमने यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो हमें याद रखना है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, लेकिन हम जब 0 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो जो पावर प्लस n थी वो माइनस n हो जाएगी और जो माइनस n थी वो प्लस n हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे R2 की पावर माइनस n हो जाएगा, लेकिन हमने n बाहर निकाल लिया है इसीलिए R2 की पावर माइनस 1 हो गया और यहाँ पे z की पावर प्लस 1 हो गया है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक कर दिया है, पहले ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 था, इसीलिए यहाँ पावर्स में थोड़ा सा डिसिमिलरिटी आ गई है। अब हम इसमें यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि if mod R2 inverse Z is between 0 to 1 and mod of R1 Z inverse is between 0 to 1, then इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये इस फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू हम ऑलरेडी रखकर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इफ 0 लेस देन R2 इनवर्स Z लेस देन 1 एंड 0 लेस देन मॉड ऑफ R1 Z इनवर्स लेस देन 1, यहाँ पे मॉड ऑफ R2 इनवर्स Z 0 और 1 के बीच में, उसी तरीके से मॉड ऑफ R1 Z इनवर्स 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तब यहाँ पे देन क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, देन वी कैन से दैट ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R2 इनवर्स Z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R1 इनवर्स Z, ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब वी कैन से दैट द टर्म समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी R2 इनवर्स Z की पावर n कन्वर्जेस
इफ इसे हम कन्वर्ज कर सकते हैं, इफ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी R2 इनवर्स Z, मॉड ऑफ R2 इनवर्स Z 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो मॉड ऑफ R2 इनवर्स Z है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, R2 inverse Z mod less than 1. We can write mod of Z divided by mod of R2 less than 1, यानी कि mod of Z less than 1, ये mod of Z less than R2, mod of R2 यानी कि mod of Z less than mod of R2, ये हमारे पास आया। ROC ड्रॉ करने के लिए ये हमने फाइंड आउट करा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जो टर्म आई है यहाँ से, वी कैन से दैट द टर्म समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी R1Z इनवर्स मॉड ऑफ R1Z इनवर्स कन्वर्जेस इफ mod of 0 R1Z inverse less than 1, then we can say that R1 mod of R1 divided by mod of Z less than 1। इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका mod of R1 divided by mod of Z less than 1 है, इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है, तो ये आ जाएगा mod of R1 less than mod of Z, ठीक है। तो R2 के लिए वैल्यू ये आ गई और R1 के लिए वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे हम ROC फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों को लेकर इसे रफ कर देते हैं। तो एक वैल्यू है हमारे पास mod of Z लेस देन mod of R2, दूसरी वैल्यू है mod of Z ग्रेटर देन mod of R1, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनका यूज़ करके हम ROC फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक रियल एक्सिस हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिया और वर्टिकल लाइन पर हमने इमेजिनरी एक्सिस लिया है। और हमें पता है ये हमारा पूरा Z प्लेन है, इसमें हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक R1 रेडियस का और एक R2 रेडियस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा R1 रेडियस है और बाहर वाला जो सर्कल है वो हमारा R2 रेडियस है, ठीक है। इनर सर्कल R1 रेडियस है और आउटर सर्कल R2 रेडियस है। अब जो ROC है वो हमारी इन बिटवीन दीज टू होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि mod of Z लेस देन R2 होना चाहिए, लेस देन R2, एंड mod of Z ग्रेटर देन R1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो R2 है वो हमारा ग्रेटर देन R1 होना चाहिए, mod of R2 शुड बी ग्रेटर देन mod of R1, ठीक है। तो वी कैन से दैट उसी के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो ROC जो है वो आएगी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल, ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल हमारी क्या होगी? वो होगी ROC इज द रीजन बिटवीन two circles of radius of R1 and R2, of R1 and R2. So this is about the ROC for infinite duration two sided non causal signal। इसमें हमने डिस्कस करा दो तरह के सिग्नल दिए थे, दोनों को हमने XZ में यूज़ किया, मतलब XN में हमने एक पॉजिटिव साइड सिग्नल लिया और एक नेगेटिव साइड सिग्नल लिया और दोनों का Z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करा।
एक्सन हमारा इनपुट सिग्नल था, उसका जब Z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, फिर हमने जब उसकी ROC फाइंड करी तो वो हमारी ये आ रही है। तो ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड सिग्नल इज दिस, जहाँ पे मॉड ऑफ R2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1। यहाँ पे R2 जो है वो आउटर सर्कल की रेडियस है और R1 जो है वो इनर सर्कल की रेडियस है। यहाँ पे ROC इज द रीजन बिटवीन टू सर्कल्स ऑफ रेडियस ऑफ R1 एंड R2। तो ये तो बात रही हमारी ROC फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।